नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन बनेगा, अभी मॉडल्स उसके बारे में क्या संकेत कर रहे हैं और उसका भारत में लैंडफॉल होने का संभावना कितना है और उसका तीव्रता इंटेंसिटी कहाँ तक जा सकता है। इसके साथ अगले 5 दिन के दौरान देश भर में बारिश की एक्टिविटी किस तरह से रह सकती है, इसके बारे में भी पूरा डिस्कशन इस वीडियो पे हम करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी कभी लाइक जरूर करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो पे बोला था कि अभी मॉडल्स में कोई भी सहमति नहीं है ट्रैक को लेकर। कोई मॉडल म्यांमार जा रहा है तो कोई मॉडल बांग्लादेश, कोई मॉडल भारत। तो अभी मॉडल्स के ट्रैक में कोई भी सहमति नहीं है कि कौन से एरिया को सिस्टम स्ट्राइक करेगा, कौन से एरिया को सिस्टम हिट करेगा। बट मेजोरिटी ऑफ मॉडल्स जो ट्रैक अभी दिखा रहा है वो क्या है, इस वीडियो पे मैं आपको यही बताऊंगा। तो पिछले 2 दिन से ECMWF ने अपना ट्रैक को काफ़ी हद तक चेंज किया है। वो पहले म्यांमार दिखा रहा था, अभी म्यांमार के बहुत नीचे में लैंडफॉल होगा, ऐसा कुछ इंडिकेशन ECMWF मॉडल कर रहा है। जो यूरोपियन मॉडल है उसको ECMWF बोलते हैं। और GFS मॉडल के बारे में बात करें तो GFS मॉडल लगातार बांग्लादेश और म्यांमार एरिया को स्ट्राइक कर रहा है। तो मॉडल्स में वेरिएशन है, कोई भी मॉडल का ट्रैक में सहमति नहीं है। तो लो प्रेशर कब बनने वाला है? तो जैसे पहले लग रहा था कि लो प्रेशर 6 या 7 तारीख के आसपास साउथ बे ऑफ बंगाल या साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास कहीं पर भी फॉर्मेशन कर सकता है। बट अभी लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा और डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। IMD अभी भी बोल रहा है कि 6 से 7 तारीख के बीच में लो प्रेशर बनेगा और 9 तारीख में साइक्लोन का रूप ले लेगा। बट अभी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी और लेट होने वाला, थोड़ा सा देरी हो सकता है, क्योंकि मॉडल्स अभी थोड़ा सा लेट इंडिकेशन अभी दे रहे हैं कि सिस्टम हो सकता है कि 8 तारीख में लो प्रेशर फॉर्मेशन हो जाए। साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल या साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास कहीं पर भी लो प्रेशर फॉर्मेशन कर सकता है 8 तारीख के आसपास। हो सकता है कि 7 तारीख रात में हो जाए या 8 तारीख मॉर्निंग के आसपास लो प्रेशर फॉर्मेशन कर सकता है। इसी जगह के आसपास जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यही एरिया पे ही लो प्रेशर का संभावना 7 से 8 तारीख के बीच में दिखाई दे रहा है। तो लो प्रेशर फॉर्मेशन होने के बाद वो इंटेंसिफिकेशन करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जहाँ पे लो प्रेशर बनेगा इसी जगह के आसपास टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से ज़्यादा है। आप यहाँ पे अगर SST का मैप देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर 31 डिग्री के आसपास है। मतलब जहाँ पे सिस्टम फॉर्मेशन करेगा वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, जो कि सिस्टम को इंटेंसिफिकेशन के लिए काफ़ी बढ़िया मात्रा में फेवरेबल करा सकता है। इसके साथ सिस्टम को इंटेंसिफिकेशन के लिए और भी कई सारी चीज़ों का हेल्प मिलेगा, जिसका मेन रीज़न है कि वेस्टर्ली विंड्स, जो वेस्टर्ली विंड्स चलेंगे अरेबियन सी से, वो सीधा का सीधा बे ऑफ बंगाल की तरफ आएंगे, जो सिस्टम को स्पिनिंग करने में और इंटेंसिफिकेशन करने में मदद करेंगे। और ये वेस्टर्ली विंड जो है वो काफ़ी मॉइस्चर को लेकर सिस्टम के अंदर आएंगे, जिस वजह से सिस्टम में क्लाउड फॉर्मेशन होगा और सिस्टम इंटेंसिफिकेशन का प्रोसेस में उसको हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा, सिस्टम अगले 24 घंटे के अंदर, मतलब जब लो प्रेशर बनेगा उसके अगले 24 घंटे के अंदर डिप्रेशन का रूप में लेने का संभावना इसका काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो लो प्रेशर अगर 8 तारीख में फॉर्मेशन करेगा तो 9 तारीख के आसपास ये डिप्रेशन का रूप ले सकता है और उसके अगले 24 घंटे में यानी कि 10 तारीख के आसपास ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है, चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है इसी जगह के आसपास। और चक्रवाती तूफान लेने के बाद भी वो इंटेंसिफिकेशन लगातार होता रहेगा, क्योंकि कंडीशन लगातार फेवरेबल उसको मिलेंगे, फेवरेबल कंडीशन उसको लगातार मिलते रहेंगे। वेस्टर्ली विंड्स का इन्फेक्ट भी रहेगा, SST भी 31 डिग्री से ज़्यादा इंटर बे ऑफ बंगाल पे उसको मिलेगा, जिस वजह से सिस्टम उसके बाद इंटेंसिफिकेशन लगातार होता रहेगा। बट यहाँ पे सवाल ये है कि कौन से ट्रैक वो फॉलो करेगा, किस ट्रैक में वो आगे जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 ट्रैक्स को देख रहे हैं। तो ये जो ट्रैक्स मैंने बनाया है वो बहुत सारे मल्टी मॉडल्स को देखने के बाद ये ट्रैक्स मैंने डिज़ाइन किया है, ताकि इसमें कोई एरर ना हो। क्योंकि अगर हम पहला ट्रैक को देखेंगे तो वो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वो ऐसे ट्रैक फॉलो करके नॉर्थ ईस्ट रिकर्व करके अंडमान निकोबार आइलैंड को अफेक्ट करके म्यांमार के सेंट्रल भाग को अफेक्ट करेगा, यानी कि वहीं पे लैंडफॉल कर सकता है। तो दूसरा ट्रैक ये बोलता है कि सिस्टम फॉर्मेशन होने के बाद वो थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट मूव करेगा, उसके बाद वो रिकर्व करके नॉर्थ ईस्ट की ओर रिकर्व कर जाएगा, जो कि म्यांमार और बांग्लादेश के कोस्ट के आसपास वो जा सकता है। ये दूसरा सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वाला ट्रैक है। ये दोनों ट्रैक्स में से कुछ भी हो सकता है। और तीसरा ट्रैक ये बोलता है कि भारत के तट की तरफ बढ़ सकता है, भारत के तट में कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है, पूर्वी भारत का। बट इसका पॉसिबिलिटीज अभी के टाइम पे बहुत ही कम है। तो जो पहला 2 वाला ट्रैक है इसका संभावना ही 50 से 60% इवन 70% तक यही ट्रैक फॉलो करने का संभावना रहेगा। तो अगर ये ट्रैक के हिसाब से अगर हम देखेंगे
तो अगर ये दो ट्रैक्स में से कोई भी होता है, जो पहला दो वाला ट्रैक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रैक होता है तो उसका भारतीय तट में कोई भी मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। पहला ट्रैक फॉलो करता है तो उसका इम्पैक्ट ओनली अंडमान आइलैंड पे ही हो सकता है, बहुत भीषण मात्रा में बारिश होगी, इसके बारे में थोड़ा आगे बात करूंगा। बट वो पहला ट्रैक में भारतीय तट में कोई भी खतरा नहीं होगा, कोई भी इम्पैक्ट उस वो ट्रैक के हिसाब से नहीं होगा। दूसरा ट्रैक अगर फॉलो करता है तो पूर्वी भारत का जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों में आपको थोड़ी बहुत क्लाउडी कंडीशन देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि लाइट रेन भी हो सकता है, बट कोई भी खतरा वो ट्रैक की वजह से भारतीय इलाकों में नहीं होगा। बट जो लास्ट ट्रैक है अगर वो फॉलो करता है तो एंटायर ईस्ट कोस्ट में आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल तक और इवन नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। बट अभी के टाइम पे वो ट्रैक फॉलो करने का संभावना सिस्टम का बहुत ही कम है, क्योंकि कोई भी मॉडल्स वो ट्रैक को सजेशन नहीं दे रहा है। तो ये ट्रैक बहुत ही कम चांसेस, लेस देन 10% के आसपास हम मान के चल सकते हैं। बट ये जो पहला दो वाला ट्रैक है, ये ट्रैक से पूर्वी भारत को भले ही इम्पैक्ट ना हो, बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी हिस्सों में भीषण मात्रा में बारिश देखने को मिल सकती है मई 10 से लेकर 14 के बीच में। खास करके 11, 12 और 13 तारीख में इसकी वजह से भीषण मात्रा में बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर ये दो ट्रैक्स में से कोई भी ट्रैक फॉलो करता है तो वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ही अफेक्ट करेगा। इसके साथ अंडमान आइलैंड पे भी इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में इम्पैक्ट इस सिस्टम का हो सकता है। अगर पहला ट्रैक फॉलो करता है तो अंडमान आइलैंड पे बहुत भारी मात्रा में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर पहला ट्रैक के हिसाब से हम देखेंगे तो अंडमान आइलैंड से होकर जा रहा है, तो इसकी वजह से अंडमान आइलैंड पे 6 तारीख से ही रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि पीक करेगा 9 तारीख से। खास करके 10 से 11 और 12 तारीख में इसकी वजह से अंडमान आइलैंड के कई हिस्सों में भीषण मात्रा में बारिश देखने को मिल सकती है, और विंड स्पीड भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रह सकता है, जिसकी वजह से डैमेज भी उस हिस्से में हो सकता है अगर पहला ट्रैक फॉलो करता है तो। दूसरा ट्रैक अगर फॉलो करता है तो उसकी वजह से भी भारी मात्रा में बारिश की एक्टिविटी हो सकती है, विंड स्पीड भी वहाँ पे अंडमान आइलैंड पे तेज हो सकती है, खास करके 9 से लेकर 12 के बीच में। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में बात करें तो दोनों ट्रैक्स में से कोई भी ट्रैक फॉलो करता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अफेक्ट ये श्योरली करने वाला है। भले ही पूर्वी भारत को ज़्यादा खतरा इससे ना हो, बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया सेफ नहीं है। तो अगर हम लैंडफॉल लोकेशन के बारे में देखेंगे तो ये आइदर म्यांमार के सेंट्रल भाग को हिट कर सकता है, साउथ सेल के सेंट्रल भाग के बीच में कहीं पे हिट कर सकता है, या वो चिट्टागोंग से लेकर म्यांमार के नॉर्थ पार्ट में से कहीं पर भी हिट कर सकता है। ये दोनों संभावना बहुत ज़्यादा है अभी के टाइम पे, और लैंडफॉल करते टाइम इसका इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से ज़्यादा रहने का संभावना है। 150 किलोमीटर है उससे ज़्यादा इंटेंसिटी हासिल कर सकता है लैंडफॉल से पहले, जो कि जहाँ पे भी लैंडफॉल करेगा वो बहुत खतरनाक तबाही मचा सकता है। बट अभी के टाइम पे लग रहा है कि भारतीय हिस्सों में शायद इस तूफान का खतरा टल जाए, बट क्योंकि तीसरा ट्रैक होने का संभावना अभी के टाइम पे बहुत ही कम है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाद में चेंज नहीं हो सकता, ट्रैक चेंज भी हो सकता है। रियल इन्फॉर्मेशन हमें सिस्टम जो लो प्रेशर फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो किस हिस्से में जेनेसिस फॉर्मेशन करता है उसके बेसिस पे हम और थोड़ा क्लियर इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं कि हाँ कब एक्चुअली सिस्टम स्ट्राइक करेगा और किस डायरेक्शन पे सिस्टम बढ़ सकता है। बट अभी का जो प्रोजेक्शन निकल के आ रहा है उसके बेसिस पे जो लग रहा है कि हाँ सिस्टम भारत को स्किप कर सकता है और म्यांमार और बांग्लादेश को हेड कर सकता है, यानी कि उसकी तरफ बढ़ सकता है, और 12 से 13 तारीख के बीच में लैंडफॉल हो सकता है, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। और आईएमडी भी इसके बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहा है। आईएमडी का ट्रैक अगर देखेंगे तो आईएमडी भी कुछ लगातार यही इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ ये भारत को स्किप कर सकता है और म्यांमार बांग्लादेश की तरफ जा सकता है। बट अभी इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, अभी का प्रोजेक्शन भले ही ऐसा है, बाद में चेंज थोड़ा हो सकता है क्योंकि अभी सिस्टम के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। बट ये बात अभी साफ है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी हिस्सों में आपको भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है, खास करके 10 से लेकर 13 या 14 के बीच में। और अंडमान आइलैंड पे 6 से लेकर 12 के बीच में भीषण मात्रा में बारिश की एक्टिविटी और विंड्स की एक्टिविटी, तबाही जैसी एक्टिविटी, स्टॉर्म सर्ज जैसी एक्टिविटी अंडमान आइलैंड पे भी देखने को मिल सकता है। अभी ये बात एक तरह से कंफर्म जैसा लग रहा है, बट सिस्टम एक्चुअली जब फॉर्मेशन हो जाए, लो प्रेशर फॉर्मेशन होने के बाद ही जाके इसके बारे में थोड़ा और क्लियर इंडिकेशन हमें मिल सकता है कि हाँ एक्चुअली क्या होने वाला है। बट अभी का प्री इंडिकेशन यही बोलता है। तो चलिए अभी बात करते हैं अगले 5 दिन के दौरान देश भर में बारिश की एक्टिविटी किस तरह से आपको देखने को मिल सकता है और तापमान का कंडीशन क्या रह सकता है। तो जो WD उत्तर पश्चिम भारत को अफेक्ट कर रहा था, अभी वो धीरे धीरे करके क्रॉस करके जा रहा है। इसके साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा के आसपास दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु और उसके आसपास वाले एरिया के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। और अगर हम बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी के ऊपर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा मॉइस्चर का फ्लो
जो कि वेस्टर्ली विंड्स का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इसके साथ इसकी वजह से क्लाउड का डेवलपमेंट इस एरिया पे काफ़ी भारी मात्रा में दिखाई दे रहा है, जो कि सिस्टम को फॉर्मेशन करने में मदद करेंगे, जिस वजह से साउथ इंडिया पे रेनफॉल एक्टिविटी अगले 3 दिन दौरान यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। तो टेम्परेचर के बारे में बात करें तो अगले 24 घंटे के बाद से भारत का अधिकतर राज्य में टेम्परेचर धीरे धीरे करके राइज करना स्टार्ट करेगा। कई समय 2 से लेकर 5 डिग्री या 6 डिग्री तक भी टेम्परेचर राइज कर सकता है, खासकर उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में। और हीट वेव की संभावना अगले 3 दिनों के बाद धीरे धीरे करके इंक्रीज होने का संभावना भारत के कई राज्यों में दिखाई दे रहा है। तो अगले 24 घंटे के अंदर अगर बारिश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के बारे में बात करें तो पंजाब से लेकर हरियाणा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, असम, मेघालय से लेकर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात के साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, इसके साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद से लेकर मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, इसके साथ अंडमान निकोबार आइलैंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साउथ सेंट्रल कर्नाटका से लेकर तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के समय रेनफॉल एक्टिविटी खास करके थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। तो 6 मई के बारे में बात करें तो हेल स्टॉर्म के साथ गस्टी विंड्स देखने को मिल सकते हैं, खास करके पंजाब और हरियाणा के हिस्सों में। और लाइटनिंग के बारे में बात करें तो रायलसीमा से लेकर राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र से लेकर मराठवाड़ा, गुजरात, इसके साथ केरला, लक्षद्वीप, अंडमान आइलैंड के साथ आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद से लेकर बिल्तिस्तान, इसके साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटका से लेकर कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ 7 मई के बारे में बात करें तो 7 मई पे भी भारी बारिश आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में हो सकती है, जो सिस्टम फॉर्मेशन होगा उसकी वजह से। और साउथ सेंट्रल कर्नाटका के समय भी भारी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। थंडरस्टॉर्म के बारे में बात करें तो आपको अंडमान आइलैंड के साथ पंजाब, हरियाणा, मध्य महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, इसके साथ हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला और लक्षद्वीप के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। और 7 तारीख से ही साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी पे समंदर धीरे धीरे करके अशांत होना स्टार्ट करेगा सिस्टम की वजह से, जिस वजह से वहाँ पे उन एरिया के लोगों को वहाँ पे समंदर पे ना जाने की सलाह दिया गया है। तो 8 तारीख के बारे में बात करें तो 8 तारीख में भी भारी बारिश आपको अंडमान आइलैंड के कई हिस्सों में देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम इंटेंसिफिकेशन होना स्टार्ट करेगा, जिस वजह से बहुत भारी मात्रा में अंडमान आइलैंड पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और साउथ सेंट्रल कर्नाटक के हिस्सों में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है। थंडरस्टॉर्म के बारे में बात करें तो अंडमान निकोबार आइलैंड के से लेकर कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप के हिस्सों में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार पर हवा भी देखने को मिल सकती है। और 8 तारीख में सिस्टम की वजह से साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी पे 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार से लेकर 70 किलोमीटर तक विंड स्पीड चलने की वजह से वहाँ पे फिशरमैन को समंदर पे ना जाने की सलाह दिया गया है। तो इस वीडियो पे मैंने पूरा साइक्लोन के बारे में डिटेल में आपको खबर देने की कोशिश किया है। इसके साथ 5 दिन के दौरान देश भर में वेदर की एक्टिविटी किस तरह से रहेगी इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। और अगर सिस्टम के ट्रैक में या इंटेंसिटी में कोई भी चेंजेस और होता है मैं आपको लगातार इन्फॉर्म करूँगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।